हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं, विषय अर्थशास्त्र। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे बच्चे इस विषय का, और इसके प्रश्न बैंक में उन्होंने ऑब्जेक्टिव के उत्तर भी नहीं दिए थे, इसलिए सारा संपूर्ण हल चैप्टर वाइज हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। अर्थशास्त्र प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 12वीं का प्रत्येक चैप्टर में हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में देंगे। हर वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ प्रश्न उत्तर भी वहीं मिलेंगे। तो बिना देर करे आइए शुरुआत करते हैं 12वीं अर्थशास्त्र की। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव, एक अति लघुत्तरी और एक लघुत्तरी प्रश्न, कुल 6 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पाठ से कुल 6 नंबर पूछे जाएंगे, अतः ये पाठ नंबर की दृष्टि से भी बहुत आईएमपी है। आइए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करना, यह होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। क्योंकि संपूर्ण और कुल जो है ये दोनों काय में आते हैं, समष्टि में आती है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसका आएगा हमारा क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, वस्तु के उत्पादित की जाने वाले की वस्तु की मात्रा से संबंधित है। तो मात्रा से संबंधित कौन सी चीज है, क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि उत्पादन कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए ये दोनों नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है सामूहिक मात्राओं से। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है, वो दिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। प्रोफेसर सैमुअलसन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना। तो उन्होंने ये तीनों मानी थी, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तु का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, और वस्तु का उत्पादन किनके लिए किया जाए। ये अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है छठा, उसमें दे रखा है अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र है। तो अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। तो बजट नहीं होता है, उपभोग, विनिमय और वितरण होता है। सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है, किसका कराता है, यह आएगा आपका बी वाला, विशिष्ट फर्मों का। उसके बाद देखिए यहां पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव छपे नहीं है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान नहीं देता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देता है। किस पर ध्यान नहीं देता है, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देता है। एक मिनट, जूट उद्योग पर ध्यान नहीं देता है, जूट उद्योग पर ध्यान नहीं देता है। निम्न में से एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है, निम्न में से एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। तो आएगा आय के समान वितरण में कमी। आय के समान वितरण में कमी जो है वो है निम्न में से एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा जिनके द्वारा दी गई थी वो कौन थे, तो यह परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई थी। इसके बाद और आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया। तो वो किसने किया था, रेगनर फिश ने किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है, ये सारे ही दोष है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होना, समूह पर लागू नहीं होना और अवास्तविक मान्यताएं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं नहीं है। तो कालाबाजारी, क्योंकि कालाबाजारी आर्थिक क्रिया नहीं है, ये जबरदस्ती करने वाला काम है। और अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया कालाबाजारी को नहीं मानते। ठीक है, शिक्षक द्वारा अध्यापन है, चिकित्सक द्वारा मरीज का इलाज है, कृषक द्वारा कृषि का कार्य, ये सब आर्थिक क्रिया है, पर कालाबाजारी आर्थिक क्रिया नहीं है।
अर्थशास्त्र की प्रकृति है, अर्थशास्त्र की प्रकृति है विज्ञान और कला दोनों, विज्ञान और कला दोनों की प्रकृति होती है अर्थशास्त्र में। और जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु को खरीदता है तो वह क्या कहलाता है? पिछले पेज पे देखते हैं अपन। तो जब कोई वस्तु अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। मैं यही लिख देता हूं, आपको सुविधा रहेगी, उपभोक्ता कहलाता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो चुके। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप ब्लूप्रिंट से जानते हो, इस पार्ट में से 2 अंक और 3 अंक दोनों के प्रश्न आने हैं। तो हम 2 अंक के 6 प्रश्नों के उत्तर और 3 अंक के इन 8 प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं मेरे हैंडमेड नोट्स के द्वारा। देखिए, पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है? सीधी सी बात है, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब जिसमें व्यक्तिगत इकाई की बात की हो या व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन जिसमें किया है, व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है, वो क्या कहलाती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक इकाई की बात होती है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेरे बारे में भी नॉलेज दे देता हूं। मैंने अर्थशास्त्र में एमए कर रखा है। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूं, साइंस भी पढ़ाता हूं और एमोरल कोचिंग क्लासेस हमारा कोचिंग संस्थान है। लगातार हम 12-13 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। 2018-19 का पैम्पलेट्स है हमारा, जिसमें 9 वर्ष हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब भी हमारे 11 वर्ष 12 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 12वें वर्ष में हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं। और एमोरल कोचिंग क्लासेस महिदपुर सिटी, कमलेश चावड़ा सर से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। और मैंने बीएससी मैथ्स में और एमए इकोनॉमिक्स में कर रखा है। आप लोगों के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को छोटा बड़ा किस रूप में बदलना होता है, वैसे मैं आप लोगों को इनको बदल के बता सकता हूं। और बहुत नॉलेजेबल सब्जेक्ट जो है हमारा वो अर्थशास्त्र है। वैसे रसायन और भौतिक जैसे मजबूत विषय विज्ञान में रहते हैं, साइंस वालों को रहते हैं, ऐसे ही आर्ट वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए सबसे मजबूत विषय जो जीवन का है वो अर्थशास्त्र होता है। और अर्थशास्त्र की बराबरी में तो कहता हूं साइंस भी नहीं कर सकता। वैसे अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों के रूप में मानते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहूंगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। समझाइए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र ने सिर्फ कीमत को माना था। वो ये मानता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाएगी। इसने बाकी चीजें नहीं देखी कि रोजगार क्या है क्या नहीं है, ये नहीं देखा। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण मान्यता है। इसके अंतर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति मान ली जाती है। किसकी स्थिति मानते हैं? पूर्ण रोजगार के, सबको रोजगार मिलता है। उस मान्यता के होने पर प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की है। मतलब उसकी ये जो मान्यता है, इसके कारण साधनों की बंटवारे की समस्या प्रमुख है, क्योंकि साधनों का बंटवारा कीमत के आधार पर ही किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय बना रहता है या बना हुआ है। इसी कारण कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र का मूल यंत्र मानते हैं। अगला है, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है और इसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों के सही शोषण एवं व्यवहार की व्याख्या करता है। किसकी? साधन, जो भी साधन आप इस्तेमाल कर रहे हो उनके सही शोषण और व्यवहार की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण करने की रीति का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह समाजवादी हो, साम्यवादी शासन की व्यवस्था हो, उसका उद्देश्य राष्ट्र की सीमित साधनों में अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना होता है। यही उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 3, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब अगर उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व किसी व्यक्ति या
किसी फर्म का स्वामित्व हो तो वो क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। अगला, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है? तो अर्थव्यवस्था में संसाधन की दुर्लभता और उनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण चुनाव की बुनियादी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिन्हें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला, अभी ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ के आए हम, क्या व कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। जैसे आधुनिक अर्थशास्त्र में 5 कर दी है, आप लोग किताब को पढ़ोगे तो 5 समस्याएं हो गई है, पर मुख्य 3 समस्याएं ये होती है अर्थशास्त्र की। अगला देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर राज्य का स्वामित्व होता है। मतलब जितना भी स्वामित्व है, जो भी उत्पादित हुआ उस पर स्वामित्व सरकार का होगा और सरकार उस पैसे का या उस उत्पादन का समाज कल्याण के लिए उपयोग करती है तथा समाज के आर्थिक कल्याण में सरकार मुख्य भूमिका निभाती है। इसके बाद देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता में आपको यहां से बता दूं, यहां से लघुत्तरी प्रश्न शुरू हो चुके हैं। लघुत्तरी, अब देखिए लघुत्तरी प्रश्न में मैंने डिटेल नहीं लिखी है, डिटेल सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा इन सब पॉइंटों की। पहला, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्न है। पहला, साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। अब यहां से आप ध्यान से सुनोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। साधनों पर सामूहिक स्वामित्व का मतलब यह होता है कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के भौतिक साधन जैसे भूमि, वन, कारखाने, पूंजी, ये जितनी भी चीजें होती है वो समाज या सरकार का स्वामित्व होता है और उनके नियंत्रण में होती है। इसमें कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए काम नहीं करता है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है तब कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए काम नहीं करता है। जिस भी भूमि का, जिस भी कारखाने का, जिस भी पूंजी का या जिन भी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है वो सभी किसके लिए होती है? सामूहिक रूप से होती है। दूसरी बात, उपभोक्ता का चयन का अंत। देखो, अगर समाजवादी व्यवस्था है तो उपभोक्ता अपने हिसाब से कुछ भी नहीं खरीद सकता। जैसे आपको केरोसिन खरीदना है और केरोसिन उचित मूल्य की दुकान पे ही मिलता है तो आपको वहां से ही लेके आना पड़ेगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। पेट्रोल लेना है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 कंपनी है, पर चॉइस आपकी लिमिटेड होती है कि इस एरिया में 4 पेट्रोल पंप है तो हम उन 4 में से ही कहीं में से एक लेना पड़ेगा। हम अलग से कोई नया कुछ नहीं ले सकते। तो जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पर साधनों पर उपभोक्ता चयन का अंत हो जाता है, क्योंकि इनमें प्रभु सत्ता किसकी रहती है? सरकार की होती है। देखो पूरा सुनना आंसर इसका, कि इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं में उपयोग हेतु उपभोक्ता के चयन की प्रभुता उन्हीं वस्तुओं तक रहती है जिसमें सरकार के निर्देशानुसार उत्पादित किया गया है। मतलब सरकार जैसा निर्देश से उसको उत्पादित करेगी उपभोक्ता को वैसा ही लेना पड़ेगा। तीसरा, केंद्रीय नियोजन अथवा आर्थिक नियोजन। केंद्रीय नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों में निर्धारण व प्राप्ति हेतु एक केंद्रीय सत्ता होती है। मतलब जिसको हम सरकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सरकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य जो मेन मुद्दा, जो काम करने वाली चीज होती है वो क्या होती है? सरकार होती है। तो पूरा पैसे का जो लेखा जोखा है वो कौन रखती है? सरकार रखती है। सामाजिक लाभ के उद्देश्य से, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता मतलब सरकार द्वारा सभी प्रकार के आर्थिक निर्णय अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से लिए जाते हैं। आर्थिक समानता। समाजवादी अर्थव्यवस्था समान कार्य के लिए समान मजदूरी के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब अगर मान लो एक मजदूर दिन भर काम कर रहा है, 10 मजदूर, तो 10 को वो एक जैसा वेतन देंगे। वो क्या कहलाता है? समान काम समान मजदूरी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो इसके पॉइंटों के डिटेल आप बना के लिख देना। मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे बताना है। अगले में भी ऐसे ही देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्न है। पहला पॉइंट, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान न देना। बिल्कुल सही बात है।
देखो मैं यहां पे डिटेल करके बताता हूं इसकी कैसे होगी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान न देना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही ज्ञान नहीं दिया, इसमें सिर्फ व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया है। दूसरा पॉइंट सुनना, सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाना। व्यष्टि अर्थशास्त्र के कई निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते हैं। जैसे बचत करना व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सही है, लेकिन सभी व्यक्ति बचत करने लगेंगे तो फिर समझ ही जाओ आप लोग क्या होगा। अगर हर व्यक्ति बचत करने लग जाए, व्यक्ति पैसा नहीं खर्च करेगा और बचत करेगा, तो देश को फायदा थोड़ी होगा, देश के लिए तो नुकसान वाला साबित हो जाएगा। तीसरा, अवास्तविक मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र कई प्रकार की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे एक अवास्तविक मान्यता है, ये मानते हैं कि पूर्ण रोजगार मिलता है, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आप इनकी डिटेल कर सकते हो। यहां पे फिर आया है वही बात, सभी समस्याओं का हल नहीं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से सभी समस्या जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, इन सभी समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता है। पूर्ण रोजगार की दशा में लागू। सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की दशा में लागू होता है, अपूर्ण रोजगार की दशा में लागू नहीं होता है। अंतर देखेंगे, बाजार व्यवस्था और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति को शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है। मतलब जो कंपनी, जो फर्म जो माल लेके आ रहा है वो अपने हिसाब से माल को बेच सकता है, वो क्या कहलाती है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। और केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है। मतलब 1 रुपए किलो सबको अनाज देना है तो उनको देना ही देना है, उसमें किसी से कम किसी से ज्यादा नहीं ले सकते। बाजार अर्थव्यवस्था में तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी से कम किसी से ज्यादा ले लें। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतरक्रियाओं का क्या होता है, अभाव होता है। स्वतंत्र अंतरक्रिया का मतलब यही होता है कि अपनी मर्जी से भाव नहीं ले सकते हैं। जैसे पेट्रोल 108 रुपए लीटर है तो वो 108 रुपए लीटर ही रहेगा, उसको अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं कर सकते। पर बाकी हम टमाटर वाले के हैं या किसी किराने वाले के यहाँ जाएं और अगर वहां उस चीज पे बंदिश नहीं है तो वो उसको 1-2 रुपए कम ज्यादा लेके दे सकता है हमको। इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है, जो उत्पादन करता है उसका निजी स्वामी होता है, और यह सरकारी होती है। इनमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता का प्रभुत्व मतलब ग्राहक चाहे तो उसकी दुकान से सामान ले, नहीं लेना हो तो दूसरी दुकान पे चले जाएगा। मान लो हमको टमाटर लेना है, सब्जी मंडी में गए, 5 जगह मिल रहा है, कहीं कोई 25 रुपए किलो बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, और 20 में भी अच्छे दे रहा है तो हम 20 वाले से लेंगे, 25 वाले से क्यों ले। तो बाजार अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं। और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था मतलब पेट्रोल लेना है, हमने बता दिया 2 पेट्रोल पंप है, 2 में से 1 में से तो लेना ही पड़ेगा, और भाव दोनों के 108 है। ठीक है, तो इसमें प्रभुत्व बाधित हो जाता है, हम हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो क्या कहलाती है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद आगे देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं। मैंने 5 लिख रखी है, यहां पे 5 की डिटेल भी समझाता हूं आपको। सबसे पहले निजी संपत्ति। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, जिसमें उत्पादन का संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में होता है, स्वामी के हाथ में होता है, स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो निजी संपत्ति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मान लो अपना मकान है तो अपनी निजी संपत्ति है, ठीक है, उसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है, पर सड़क पे सरकार का नियंत्रण होता है। तो यहां पे पहली बात हो रही है निजी संपत्ति। उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है, किस पे, उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है। दूसरा, मुक्त बाजार। अर्थव्यवस्था पूरी तरह बाजार प्रणाली पर आधारित होती है। उस दुकानदार की मर्जी होगी, उस जगह माल ले जाके बेचेगा, उसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पूरी तरह बाजार प्रणाली पर आधारित होती है। बाजार में मांग और पूर्ति के अनुसार उत्पादन के दाम को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मान लो मांग कम है तो टमाटर के रेट गिर जाते हैं, मांग ज्यादा है तो टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं। देखो मैं टमाटर का ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि मांग और पूर्ति और कीमत ये सब चीजें टमाटर की निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसे ही हम इनके उत्तर अलग अलग 3-5 पॉइंटों को समझा सकते हैं कि निजी स्वामित्व
मतलब निजी संपत्ति मतलब सारे उत्पादन का अधिकार निजी व्यक्ति या एकल व्यक्ति को होता है। मुक्त बाजार वह अपना सामान कहीं पे भी ले जाकर बेच सकता है, मांग और पूर्ति के हिसाब से उसके दाम भी तय कर सकता है। व्यक्तिगत लाभ मतलब इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति को ही लाभ होता है। और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, वो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कोई व्यक्ति चाहे तो अपने सामान को कम कीमत पे या अधिक कीमत पे बेच के बाजार में कंपटीशन, कम कीमत में बेच के बाजार में कंपटीशन भी पैदा कर सकता है, प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दे सकता है। और आर्थिक स्वतंत्रता, वो अपने फैसले, वो आर्थिक रूप के फैसले लेने में खुद स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। आगे देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्न है। पहला, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का पाया जाना। दूसरा, आर्थिक नियोजन। और तीसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं, मतलब निजी क्षेत्र भी होते हैं और सार्वजनिक भी होते हैं, दोनों तरह के पाए जाते हैं, दोनों अपना अपना योगदान देते हैं। आर्थिक नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं के समाधान एवं विकास के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। और आर्थिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, परंतु यह पूंजीवाद की तुलना में कम और समाजवाद की तुलना में अधिक होती है। अब देखते हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण। पहला, असीमित आवश्यकताएं। दूसरा, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। और तीसरा, सीमित या दुर्लभ साधन। असीमित आवश्यकताएं, आप खुद जानते हो हमारी आवश्यकता जीवन की इतनी ज्यादा है, अगर हम साइकिल लाते हैं तो मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ जाती है, मोटरसाइकिल लाते हैं तो कार की जरूरत पड़ जाती है, कार लाते हैं तो और बड़ी कार की जरूरत पड़ जाती है। आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती है। असीमित आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकता अनंत और असीमित है। एक आवश्यकता के पूर्ण होने पर नई आवश्यकता जन्म ले लेती है, अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं की जा सकती। पैदा होने से लेकर आदमी मरता है, जब तक याद रखना कभी भी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, कुछ न कुछ नया चाहिए ही चाहिए। दूसरा, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। आवश्यकता तीव्रता की दृष्टि से भिन्न है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और कुछ के लिए कम। मान लो एक गरीब व्यक्ति है, उसके लिए कार कोई आवश्यकता नहीं है, वो लेगा भी नहीं, वो ना वो सोचेगा उसके बारे में। पर पैसे वाला है इसलिए उसको जरूरत होगी, या उसको काम भी ज्यादा पड़ता है इसलिए वो जरूरत रखता होगा। तो इसलिए आवश्यकता की तीव्रता में अंतर हो सकता है। किसी को कोई चीज, मान लो मेरे को ये पेन है, इस पेन की आवश्यकता मुझे बहुत ज्यादा है, पर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आवश्यकता की तीव्रता में अंतर हो सकता है। तीसरा, सीमित और दुर्लभ साधन। साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है, मतलब इनकी जो मांग है उनकी पूर्ति से क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या कहलाएगी, दुर्लभता। मान लो कि कोई शहर में, अभी यूरिया की बात करूं मैं, तो कोई शहर में मान लो एक ट्रक भर के यूरिया आई, पर डिमांड 2 ट्रक की थी, तो वो क्या हो जाएगी, सीमित और दुर्लभ साधन हो जाएगी, मतलब कम लोगों को मिलेगा, या किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधे 3 पॉइंट लिख दो। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत पर कार्य करता है, समष्टि अर्थशास्त्र आय और रोजगार सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों में उच्चावचन की व्याख्या करता है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावचन की व्याख्या करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तित्व चरों का अध्ययन करती है, यह समग्र चरों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मांग, पूर्ति, कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है, या उदाहरण में ये लिख सकते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति, सामान्य मूल्य स्तर, राष्ट्रीय आय आदि की गणना की जाती है। तो ये हो गया समष्टि और व्यष्टि में अंतर। और एक प्रश्न डबल रिपीट हुआ है, 2 नंबर वाले में भी था, 3 नंबर वाले में भी है। हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है। ये क्वेश्चन 2 अंक और 3 अंक दोनों में इन्होंने दे रखा है। तो 3 केंद्रीय समस्या होती है, क्या व कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। तो जब 3 नंबर में आए तो हम ये लिख सकते हैं इसकी लाइनें बढ़ा के कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए। तो क्या और कितना उत्पादन किया जाए मतलब
किस चीज को कम किया जाए और किसको बढ़ा के ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है, कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब उत्पादन के साधनों को कैसे लगाया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि जो उत्पादन करेंगे उसके लिए उपभोक्ता कौन रहेगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो इन तीनों की डिटेल आप थोड़ी सी बुक में पढ़ लेना, तो इसका भी आपको केंद्रीय समस्या की डिटेल हो जाएगी। और हमारा अध्याय 1 यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के साथ मिलेंगे। राजनीति, भूगोल, साइंस के विषय, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी विषय है 9वीं से 12वीं तक सभी विषयों के प्रश्न बैंक के हल देखने के लिए बने रहिए चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक एक भी बार नहीं बोला है, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत फायदे वाला चैनल है आपका। बहुत डिटेल के साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।